नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक में डेथ क्लेम सेटलमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला आता है नॉमिनेशन का नाम कैसे पता करें, सेकंड आता है नॉमिनेशन का पैसा कैसे निकालें और नॉमिनेशन का पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले नॉमिनेशन का नाम कैसे पता करें। देखिए, नॉमिनेशन का नाम पता करने का सिंपल तरीका ये है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को बैंक में जाना है और एक इंटीमेशन लेटर देना है विद डेथ सर्टिफिकेट। अब बैंक या तो आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ देके, यदि आप नॉमिनी हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकता है कि आप इसके नॉमिनी हैं। यदि आप नॉमिनी नहीं है तो बैंक उसके आगे की कार्रवाई करेगा। अब बैंक की कार्रवाई क्या है? देखिए, जब भी बैंक के पास कोई इंटीमेशन लेटर आता है तो बैंक इमीडिएटली उस अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगाता है, यानी उस अकाउंट में पैसा बाहर तो नहीं जा सकता, परंतु कोई भी जो चेक है या कोई कैश डिपॉजिट है या किसी व्यक्ति का आरटीजीएस या एनईएफटी आनी है तो वो बैंक उसे रोकता नहीं है, वो पैसा उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके साथ ही बैंक एक लेटर, यानी जो डिजीज अकाउंट है उसमें जो भी नॉमिनी होगा उसको बैंक एक लेटर भेजेगा, जिसमें वो आपकी इंटीमेशन लेटर का रेफरेंस डालेगा कि हमको इस इंटीमेशन लेटर के द्वारा पता चला है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि इस अकाउंट में आप नॉमिनी हैं, तो आप बैंक को कांटेक्ट करें और फर्दर जो है इसका सेटलमेंट करें। अब आते हैं कि नॉमिनेशन का पैसा निकालने के लिए आप क्या करें या कौन सा फॉर्म भरें। तो दोस्तों, नॉमिनेशन का पैसा निकालने के लिए ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। हाँ, बैंक टू बैंक कुछ फॉर्मेट बनाए गए हैं यूनिफॉर्मेलिटी के लिए, यानी मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि कोई भी बैंक है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, यूको बैंक, पीएनबी है, एसबीआई है, उन्होंने अपना एक फॉर्मेट बना दिया गया है जिसमें मेजरली 3 मेजर क्वेश्चन जो है कस्टमर से पूछे जाते हैं कि पहला, आपका नॉमिनेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। दूसरा, आपका नॉमिनेशन यानी इस अकाउंट में आप नॉमिनी हो ये आपको कैसे पता चला। तीसरा, आप क्या-क्या चीजें कैरी कर रहे हैं, यानी डिजीज अकाउंट की एटीएम, चेकबुक या यदि लॉकर है तो लॉकर कीज या कोई पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, आप कौन सी चीजें कैरी कर रहे हो और यदि आप कैरी नहीं कर रहे हो तो क्या रीजन है कि आप उसे कैरी नहीं कर पा रहे हो। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप उस फॉर्म में भरना है और सेटलमेंट के लिए बैंक को देना है। अगर बैंक का कोई फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट को भरिए, अगर फॉर्मेट नहीं है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन में ये सभी चीजें जो मैंने बताई हैं उनको मेंशन करके बैंक में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिससे आपका नॉमिनेशन क्लेम सेटल्ड हो जाए। अब नॉमिनेशन क्लेम सेटलमेंट से पहले हम जानते हैं कौन कौन से अकाउंट में जो है नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम किस तरीके से सेटल्ड होता है। देखिए, अकाउंट कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर सिंगल अकाउंट है उसमें ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस है सिंगली और उसमें नॉमिनेशन दिया हुआ है तो उसे हम कहते हैं नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम। सेकंड होता है कि यदि आपका सिंगल अकाउंट नहीं जॉइंट अकाउंट बैंक में खुला हुआ है और उसमें इंस्ट्रक्शन या तो जॉइंटली है, यानी हम इस अकाउंट को जॉइंटली ऑपरेट करेंगे, या इसमें इंस्ट्रक्शन है सर्वाइवरशिप क्लॉज की। अब ये सर्वाइवरशिप क्लॉज क्या होता है? देखिए, जिस अकाउंट में अकाउंट ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जॉइंटली ना होके कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ईदर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर या लेटर और सर्वाइवर, तो इन सभी में एक सर्वाइवर क्लॉज होता है, यानी किसी भी अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद जो भी सर्वाइवर है वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उस केस में आपको कोई भी ये क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी आप इस अकाउंट को ऑपरेट करें तो जो भी पैसा है उस अकाउंट से वो सब निकाल के आप इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए और बैंक को एक इंटीमेशन देके, एक डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी देके अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरिए और इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। और जितने भी बाकी बचे सर्वाइवर हैं वो या तो नया अकाउंट खोल सकते हैं या ये जो पैसा है अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट में जैसे भी आपको ठीक लगता है वो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आता है सिंगली, जहां सिंगली है और नॉमिनेशन है तो इसे हम कहते हैं नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम। तो नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम में आपको क्या करना है? देखिए, नॉमिनेशन
बेस्ड क्लेम में जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप बैंक को कोई भी फैमिली मेंबर इंटीमेशन देगा, बैंक उस अकाउंट को डेबिट फीस लगाएगा और वो एक लेटर जो है नॉमिनी के नाम पे भेजेगा। तो आप उस लेटर को जैसे ही आपको मिलता है, आप वो लेटर लेके आप बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम को सेटल कर सकते हैं। अब इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? देखिए, एक तो आपके पास जो है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए डिजीज कस्टमर्स का। आप ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट लेके आइए और बैंक को उसकी जेरॉक्स कॉपी दीजिए। सेकंड, आपने एक फॉर्म भरना है जो बैंक का स्पेसिफिक फॉर्म होगा, 1 या 1.5 पेज का वो फॉर्म रहता है, या फिर अगर बैंक का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है तो एक एप्लीकेशन में जो चीजें मैंने ऊपर बताई हैं वो सभी रीजन कि आपको कैसे पता चला, आप क्या क्या चीजें कैरी कर रहे हैं, और इसके साथ आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जहां पे भी अकाउंट चल रहा है, आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उस ब्रांच का एड्रेस और ब्रांच कोड, ये सभी लिखना है ताकि जो डिजीज कस्टमर का जो पैसा है वो उस अकाउंट में बैंक द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाए। अब आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दी, डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, इसके साथ बैंक आपसे आपके एक फोटोग्राफ और केवाईसी डॉक्यूमेंट आपके नॉमिनी के मांगेगा। अब इन केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या है, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, इनकी कॉपी ले जा सकते हैं। ये सफिशिएंट है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए। बस इन सब डॉक्यूमेंट को लेके जो बैंक ऑफिसर है आपका नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम जो है सेटल कर देगा और आपके अकाउंट में ये सारे के सारे पैसे जो है वो ट्रांसफर कर देगा। किस केस में जो बैंक है आपके जो क्लेम है, नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम है, उसको डिनाई कर सकता है? देखिए, बैंक सिर्फ एक ही केस में नॉमिनेशन केस को डिनाई कर सकता है, वो ये कि जब उसका कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से ऑर्डर आ जाए। अब चलते हैं उस केस में कि जिस केस में कोई टर्म डिपॉजिट है, मान ले कोई एफडी करा रखी है और वहां जो एफडी होल्डर्स की, यानी जिसने फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एफडी जो है मैच्योर होनी है 2 साल के बाद, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, ये नॉमिनेशन पे है कि वो 2 साल वेट करना चाहता है। यदि वो इमीडिएटली उसे विड्रॉ करना चाहता है तो वो उसे विड्रॉ कर सकता है। आप प्री मेच्योर कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझे कि एक एफडी जो 2 साल की 8% के ब्याज पे फिक्स डिपॉजिट हुआ था और 6 महीने के बाद ही एफडी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो जो नॉमिनी है वो उस पैसे को क्लेम कर सकता है 6 महीने के बाद। अब उसे कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, जिस समय जब एफडी कराई थी उस समय जो 6 महीने का ब्याज चल रहा था उसे वो 6 महीने का ब्याज ही मिलेगा, उसे वो 8% ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 साल का ब्याज और 6 महीने और 1 साल, यानी जो ड्यूरेशन के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो जो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनी को मिलेगा। इसमें याद रखने की बात यह है कि कोई भी पीनल चार्जेस बैंक उस एफडी की प्री मेच्योर पे नहीं लगा सकता। यानी यानी जब भी आप कोई एफडी करवाते हैं और उसको आप प्री मेच्योर करवाते हैं तो कुछ पीनल चार्जेस, यानी नॉर्मली 1% रहता है जो बैंक चार्ज करता है। तो इस केस में कोई भी पीनल चार्जेस बैंक उसमें चार्ज नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फंड्स की, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसका कुछ पैसा आना बाकी है। अब इसमें कई रीजन हो सकते हैं, जैसे उसका ग्रेजुटी का हो सकता है, उसका पीएफ का पैसा है या कहीं और से पैसा आना है। तो उस केस में जो नॉमिनी या जो फैमिली मेंबर्स क्या करें? देखिए, आप 2 अप्रोचेस से काम कर सकते हैं। पहला अप्रोच है कि आप बैंक को ऑथराइज करें कि जो अकाउंट है, या तो वो नया अकाउंट खोले या इस अकाउंट को चेंज कर दे। किस नाम से? एस्टेट ऑफ श्री डैश, यानी जो डिजीज पर्सन है उसका नाम, द डिजीज्ड, यानी ये जो टाइटल अकाउंट का चेंज हो जाएगा। तो जो भी पैसा आएगा उनका उस अकाउंट में, यदि इस नाम से आ रहा है तो इस नाम से भी आप अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं और आप कुछ सिग्नेचर्स करते हैं, उस डिपार्टमेंट को भी पता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो वो उस व्यक्ति के सीधा नाम पे चेक जो है नहीं देगा, क्योंकि जब वो अकाउंट काट रहा है तो व्यक्ति उस समय जीवित नहीं है। तो वो हमेशा जो चेक का टाइटल है वो लिखेगा एस्टेट ऑफ श्री डैश द डिजीज, यानी ये इस व्यक्ति की संपत्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस नाम से जो चेक है वो आपके जो डिजीज अकाउंट है उसमें नहीं लग सकता, इसलिए आपको पहले से ही ऑथराइजेशन देनी होगी। यदि आप ऑथराइजेशन देते हैं तो बैंक उस ऑथराइजेशन पे
इस अकाउंट को चेंज कर देता है और ये जो पैसा है उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दूसरा है, आप नहीं चाहते कोई रेमिटेंस, मतलब कोई रेमिटेंस आनी थी, वो इस अकाउंट में आए, तो आप बैंक को ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि अब जो भी पैसा इस अकाउंट में आ रहा है, उसको आप रिटर्न कर दीजिए। और रिटर्न में रिमार्क्स क्या होना चाहिए? रिटर्न में रिमार्क्स हो अकाउंट होल्डर डिजीज्ड, यानी जो ये खाता धारक है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब यानी किसी ने कोई पैसा इस अकाउंट में डाला है, वो पैसा वापस हो जाएगा। अब जो फैमिली मेंबर्स है, वो उस रिमिटर यानी जिसने पैसा डालना है उसके पास जा सकते हैं और आउट ऑफ बैंक उस अमाउंट को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। अब आप पैसा जो है इस व्यक्ति या ए बी सी को दे दीजिए। तो इन दोनों अप्रोचेस से आप बैंक से जो फ्लो ऑफ फंड है, जो पाइपलाइन में जो पैसा आने वाला है, उससे डील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक क्या है, जो नो डेबिट फीस लगाता है वो इनवर्ड रेमिटेंस पे फीस नहीं लगाता। तो यदि आप ऑथराइजेशन देंगे तभी बैंक इस तरीके से काम करेगा, अदरवाइज बैंक जो है नॉर्मल उस अकाउंट को रहने देगा और जो भी इनवर्ड रेमिटेंस है उस खाते में क्रेडिट होती रहेगी। अब आता है कि ये जो अकाउंट है वो किस टाइम पीरियड में सेटल होगा। देखिए, जब भी आप नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम बैंक को देते हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आप उसकी रिसीविंग लीजिए। एज पर आरबीआई, बैंक को विद इन 15 डेज इस क्लेम को सेटल करना होता है, नॉमिनेशन बेस्ड क्लेम को। तो बैंक इस क्लेम को 15 डेज के अंदर सेटल्ड करेगा, या आपको, जैसे मैंने ऊपर की वीडियो में बताया है, कि आपको डिनायल करेगा। यदि कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ रखा है तो उस केस में बैंक डिनायल कर सकता है, अदरवाइज इसको सेटल करेगा। दोस्तों